रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम यूज करेंगे और उन कंपोनेंट्स को एक दूसरे से किस तरह से लिंक किया जाएगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर। जब हम केवल और केवल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं और उनको किस तरह से फैब्रिकेट करेंगे, इट मीन्स वी आर डीलिंग विद द स्ट्रक्चर पार्ट। और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द आर्किटेक्चर, जैसे कि आप लोगों ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक सब्जेक्ट भी पढ़ा हुआ है पिछली क्लासेस के अंदर, तो उसके अंदर ये था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट को हम यूज कर रहे हैं, वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो रहे हैं, उसको किस तरह से कॉम्पैक्ट किया जा सकता है, वो डेटा को कैसे ले रहे हैं, कैसे एनालाइज कर रहे हैं, और जब हम कोई टास्क देते हैं, कोई एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं किसी कंप्यूटर के थ्रू, तो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को वो किस तरह से एग्जीक्यूट करता है और किन कंपोनेंट्स का क्या फंक्शन होता है। ये सब चीजें हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में देखा था और उसके बारे में हमको नॉलेज मिली थी। So the title which indicating architecture model for the IoT means when we are going to develop or designing any type of application, तो उसमें उसको किस तरह से टास्क को एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हम जब आप इसकी बुक देखेंगे राजकमल, उसके अंदर जो रेफरेंस ये आर्किटेक्चर के लिए दिया हुआ है, उसका मतलब ये है कि इट प्रोवाइड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द क्रिएट IoT सॉल्यूशन एंड डेवलपमेंट। यानी कि स्क्रीन विजिबल नहीं है आपकी? स्क्रीन विजिबल नहीं है सर, लोड नहीं हो पा रही है सर। अब सर अब भी सर लोडिंग हो रही है सर। एक सेकेंड रुकिए। ठीक है अब? यस सर। ओके, तो मैं अभी जैसे बात कर रहा हूँ कि आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और द सिंगल वर्ड में अगर इसको डिफाइन करें कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल, तो इट प्रोवाइड द स्टार्टिंग पॉइंट टू क्रिएट IT सॉल्यूशन एज वेल एज डेवलपमेंट। यानी कि हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, किस कंपोनेंट को हमको देखना है। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो हम आर्किटेक्चर मॉडल को यूज कर रहे हैं, और इसका बेनिफिट यह है कि हम ईजीएस्ट वे में एक लेयर डायग्राम के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, और हम डेवलप कर सकते हैं एक हमारी IoT बेस्ड एप्लीकेशन को। इसके अंदर हमको ये भी चीज देखनी होती है कि ये कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करता है। तो ये एक मल्टीपल एस्पेक्ट है, जिसके लिए हम क्लाउड सर्वर को यूज कर रहे हैं, एक लोकल सर्वर को यूज कर रहे हैं, उसका किस तरह से आर्किटेक्चर होगा उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं जो भी हमारी टास्क एग्जीक्यूट हो रही है, किस तरह से उसको अगर मॉनिटर कर रहे हैं और हमको लग रहा है कि कोई एरर एनकाउंटर हो गई तो उसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, उसको किस तरह से हटाया जाएगा, और किस तरह से हम उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, डेटा को किस तरह से हम ट्रांसफर करेंगे हमारे रूट लेवल पर। ये इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको इजीएस्ट वे में हमको अगर एग्जीक्यूट करवाना है तो हम यूज़ करते हैं एक आर्किटेक्चर, या हम बोल सकते हैं कि एक रेफरेंस मॉडल यूज़ करते हैं। उस रेफरेंस मॉडल को फॉलो करते हुए हम IoT बेस्ड एप्लीकेशन को डिज़ाइन करेंगे। तो जो थर्ड यूनिट या यूनिट है वो केवल इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रही है कि हम किस तरीके से एक आर्किटेक्चर मॉडल डिजाइन कर रहे हैं या रेफरेंस मॉडल डिजाइन कर रहे हैं IoT एप्लीकेशन के लिए। फर्स्ट यूनिट के अंदर जब हम बात कर रहे थे तो हमने 2 पॉइंट्स डिस्कस किए थे। एक तो था हमारे पास फिजिकल डिजाइन और दूसरा हमारे पास था लॉजिकल डिजाइन। जो फिजिकल डिजाइन था वो केवल और केवल ये बता रहा था कि हम कौन सी डिवाइस को यूज कर रहे हैं, कौन से कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं, या उनके बीच में प्रोटोकॉल्स क्या है। डेटा प्रोटोकॉल के बारे में आपने बात की थी जब हम फर्स्ट यूनिट की बात कर रहे थे। तो फिजिकल डिजाइन तो केवल और केवल हमको बताता है कि what are the main components and devices we are using with the IoT applications, और साथ के साथ उनके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है। प्रोटोकॉल मीन्स कि किस तरह से डेटा मूव करेगा उन डिवाइसेस के थ्रू नेटवर्क लेयर पर, या किस तरह से हम उसको डेटा एग्रीगेशन के लिए, हमको प्रोसेसिंग के लिए या डेटा मैनेजमेंट के लिए हम उस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो ये हमारे पास फिजिकल डिजाइन की बात थी। उसी के साथ हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था एक लॉजिकल डिजाइन, आपको याद आ रहा है तो लॉजिकल डिजाइन को हमने 3 पॉइंट्स के अंदर या 3 सेगमेंट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था। और पहला हमारे पास था फंक्शनल ब्लॉक, दूसरा हमारे पास था कम्युनिकेशन मॉडल, और तीसरा हमारे पास था कम्युनिकेशन API। जिस याद आ रहा है क्या कुछ आप लोगों को? ये हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था लॉजिक डिजाइन या लॉजिकल डिजाइन। इसमें यानी कि IoT हेलो लॉजिक डिजाइन जो है वो 3 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड था, जिसके अंदर हमने फंक्शनल ब्लॉक की बात की थी कि कौन कौन से ब्लॉक्स को हम यूज कर रहे हैं। कम्युनिकेशन मॉडल में हमने बात की थी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स,
पब्लिश एंड सब्सक्राइब, पुश एंड पुल, एक्सक्लूसिव पेयर। और ऐसे जब हमने कम्युनिकेशन एपीआई की बात की तो रेस्ट और वेब स्टॉक की बात की थी कि इस तरह से हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी इन आर्किटेक्चर मॉडल की जब या रेफरेंस मॉडल की बात की जाती है आईओटी के अंदर, तो यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। एक तो हम किस तरह से सिस्टम को कॉम्पैक्ट करें, मिनिमम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए आर्किटेक्चर को डिजाइन करें और जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसको प्रोसेस कराएं। दूसरा चीज है कि जो भी डेटा हम यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो, मैनेजेबल हो, यानी कि अगर इसको अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर पाए, और मिनिमम पावर कंजप्शन के थ्रू हम इस डेटा को दूसरी जगह पर या जो भी हम अगर हम चाहते हैं कि इसको रिमोटली एक्सेस करें तो वो भी पॉसिबिलिटी हो। तो इन 3 चीजों को देखते हुए हम इन सिस्टम को डिजाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे अभी डायग्राम के अंदर भी देख भी रहे होंगे कि हमने यहाँ पर जो आर्किटेक्चर लेवल है एक या आईओटी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं और उसको परफॉर्म करने के लिए हम सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो उसको हम 4 सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। उसमें आप सबसे पहले देख रहे हैं कि ऐप या रूट लेवल पे अगर हम जाएंगे तो थिंग एंड डिवाइसेस को हम यूज किया है, फिर हमने उसके बाद एजेस को यूज किया है, उसके बाद डेटा प्रोसेसिंग एंड प्लेटफॉर्म या मैनेजमेंट की बात की जा सकती है वो यूज किया है, और उससे ऊपर हमने ऐप को यूज किया है। तो जनरली जब हम आर्किटेक्चर के ऊपर बात करेंगे, अभी आप देखेंगे तो आगे की जो क्लासेस होगी उसके अंदर हम रेस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, और आपके सिलेबस के अंदर भी रेस्ट दे रखा है। जब आप इसका सिलेबस चेक आउट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर है जो कि एक कम्युनिकेशन मॉडल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था यूनिट फर्स्ट के अंदर। उसको यूज करते हुए वी आर डेवलपिंग रेफरेंस मॉडल फॉर द आईओटी एप्लीकेशन। तो ये हम 4 लेयर के रूप में इसको यूज कर रहे हैं और इनको ही 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और जो हम कल जो क्लास लेंगे उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से रेफरेंस आर्किटेक्चर यूज किया जाता है, उनके कौन कौन से पॉइंट हम यूज करते हैं, और साथ के साथ उसका जो मॉडल होगा वो किस तरह से होगा। ठीक है, चीज क्लियर है क्या अभी आपको? हेलो। यस सर। Yes. तो अभी हम यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कि हमने 4 लेयर या 4 सेगमेंट्स के अंदर इस पूरे आर्किटेक्चर को डिफाइन करने की कोशिश की है कि अगर हम जनरली वी कैन डिफाइन द एनी आर्किटेक्चर ऑफ आईओटी बेस्ड सिस्टम इन 4 लेयर। उसमें थिंग एंड डिवाइसेस है जो हमारे को ये बता रही है कि किस तरह से हमने फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है, किस तरह से फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट करते हुए कंट्रोलर को या सेंसर को हमने उसके साथ अटैच किया हुआ है। उसके बाद एज जो आता है उसको फोक कंप्यूटिंग भी, अगर आप बुक्स वगैरह को देखेंगे तो कई जगह लिखा हुआ मिलेगा कि एज कंप्यूटिंग या फोक कंप्यूटिंग। और इसका जो फंक्शन है कि जो भी डेटा हमने फ्लो हो रहा है उसको उसको इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हम उसको नेक्स्ट स्टेज के ऊपर प्रोसेस करवाएं। तो जो थिंग एंड डिवाइस है दिस इज द पार्ट या लोअर पार्ट है जो डायरेक्टली फिजिकल एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, यानी कि सेंसर और सेंसर नोड्स वहां पे कनेक्टेड है। उन सेंसर से जो डेटा आ रहा है वो कंट्रोलर को जा रहा है, कंट्रोलर से वो डेटा एस सेक्शन में जा रहा है या फूड कंप्यूटिंग में जा रहा है, जहां से उस डेटा को एक्सेस किया जा रहा है, उसको कलेक्ट किया जा रहा है, उसके अंदर से जो इंफॉर्मेशन उसको ग्रैब किया जा रहा है और उसको बाद उसको डेटा एक्यूमुलेशन पार्ट आता है। मैं अभी दोबारा इन पॉइंट्स के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन जनरली या जनरल टर्म में मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द एज एंड थिंग एंड डिवाइस एज वेल एज डेटा प्रोसेसिंग एंड द ऐप। तो जब हम सबसे पहले की लेयर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा हार्डवेयर लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा सेंसर लगा हुआ है जिस सेगमेंट को मैंने थिंग और डिवाइसेस के रूप में यूज किया है। उसके बाद जो उसकी अपर लेयर है दैट इज द एज कंप्यूटिंग या फोक कंप्यूटिंग है, जिससे हम डेटा को या जो डेटा हमारे पास हार्डवेयर से आ रहा है उसको हम प्रोसेस कराने प्रोसेसिंग डिवाइसेस के पास भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डेटा एक्यूमुलेशन या डेटा रेस्ट के अंदर ले जा रहा है जहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा प्लेटफॉर्म यूज किया जा रहा है, या इस सेगमेंट के अंदर हम जो भी डेटा हमको एस सेक्शन से मिला है उसको रेस्ट में रख रहे हैं। एट ए रेस्ट बोला जाता है कई जगह, इसका मतलब है कि हमने जो जिस फॉर्म में हमको डेटा मिला उस फॉर्म में एज इट इज उसको डेटा को स्टोर कर दिया है। तो दैट इज कॉल्ड ए सेक्शन ऑफ डेटा एक्यूमुलेशन, जिसमें हम डेटा एट ए रेस्ट पॉइंट पर है, स्टेज पर है। उसके बाद डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग एंड प्लेटफॉर्म, जहां पर हम परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस के बारे में बात करें कि किस तरह से इसकी परफॉर्मेंस को यूटिलाइज किया जाएगा, इस डेटा में जो डेटा स्टोर्ड है उसको किस तरह से ग्रैब किया जाएगा टू परफॉर्म द स्पेसिफाइड
एप्लीकेशन, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है दैट इज द एप्लीकेशन या एपीआई एरिया है, जहां पर हम उसको वेबसाइट से या एंड्रॉयड एप्लीकेशन से या स्मार्टफोन से चेकआउट कर रहे हैं या एक्सेस कर रहे हैं या एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं। इनको अलग अलग तरीके से भी कई बुक्स के अंदर दिख रहा है कि डोमेन मॉडल है, इंफॉर्मेशन मॉडल है, जर्नल मॉडल है और कम्युनिकेशन मॉडल है। यह भी बुक्स के अंदर दे रखा है कि अगर हम किसी भी आर्किटेक्चर को आईओटी बेस्ड सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कौन कौन से सेगमेंट्स को हम यूटिलाइज करेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि डोमेन मॉडल यानी कि उसको किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन सी एप्लीकेशंस या एपीआई यूज की जाएगी, इंफॉर्मेशन कैसे ग्रेप की जाएगी, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मॉडल। जर्नल मॉडल के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह के हार्डवेयर को हमने यूटिलाइज किया है। और जब हम कम्युनिकेशन मॉडल की या कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो उसमें किस तरह से नेटवर्क यूटिलाइज किया है। तो आप लोगों ने जो प्रोटोकॉल्स हम यूज कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोटोकॉल कर रहे हैं जिससे कि डेटा मूवमेंट किया जाए। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसको कई जगह या शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखा जाता है कि ARM, यानी कि जो हम IoT बेस्ड के लिए रेफरेंस मॉडल यूज कर रहे हैं वो किस तरह से है। ARM का मतलब है कि ए रेफरेंस मॉडल विच इज यूटिलाइज फॉर द IoT बेस्ड एप्लीकेशन। तो यहाँ हम इन 4 चीजों को यूज करते हुए एक एक को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास एक जो अभी हमने ये लेयर्स देखी थी उसी को हमने अलग अलग पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे अगर हमने थिंग और डिवाइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सेंसर्स और हार्डवेयर या फर्मवेयर को यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे पास एज था उसको हमने यहाँ पर डिवाइस हब एंड गेटवे और डिवाइस मैनेजमेंट के रूप में यूज किया है। और जब हम बात करते हैं डेटा प्रोसेसिंग एंड प्लेटफॉर्म की तो यहाँ हमने उसको एपीआई एप्लीकेशन पास जिसको हम बोल सकते हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं कि एप्लीकेशन पर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, आई पास या पास की जो बात आती है। हमने देखा था कि 3 तरह के डिफरेंट प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं डेटा को एक्सेस करने के लिए। तो उनको यूज करते हुए हमने ये जो 4 लेयर थे उनको हमने डिवाइड किया है। उसके बाद ये वेबसाइट्स वगैरह जो है एप्लीकेशन पार्ट का या ऐप का पार्ट आ गया, और इनको ही हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? हेलो, सब आप इधर रिपीट करने से क्या था यहाँ पे? देखिए अभी हमने बात की थी कि वी कैन डिवाइड एनी आर्किटेक्चर ऑफ IoT बेस्ड एप्लीकेशन इन 4 सेगमेंट। एक हमारे पास था ऐप, दूसरा हमारे पास था डेटा प्रोसेसिंग एंड द प्लेटफॉर्म, उसके बाद हमारे पास था एज, और फोर्थ हमारे पास था थिंग एंड डिवाइसेस। उन सबको, उन लेयर्स को हमने इसके अंदर बात की है कि इसको फाइनली हम किस तरह से अलग अलग पार्ट्स के अंदर तो डिवाइड। इसको स्टैक क्यों बोला अपन? IoT स्टैक इसके अंदर स्टैक बोला इसको, IoT स्टैक क्यों बोला इसको? स्टैक इसलिए बोला कि यहाँ पे एक लेयर्ड है। मतलब सबसे पहले स्टैक की, जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि डेटा को Yes, अरेंज sir. करना होता है, तो एक स्टैक फॉर्मेट हमने यूज किया कि सबसे पहले हमने क्या यूज किया, थिंग एंड फर्मवेयर यूज किया, यानी हार्डवेयर सेक्शन हमने यूज किया है। उसके जस्ट ऊपर हमने कौन सा लेयर यूज किया, डिवाइस एंड हब गेटवे, या जिसको शॉर्ट फॉर्म में Yes, मैंने sir. बोला है एज। उससे जस्ट ऊपर मैंने एक डेटा प्रोसेसिंग एंड द प्लेटफॉर्म यूज किया है। ठीक है, और सबसे ऊपर यानी कि टॉप ऑफ द स्टैक की बात करें, लेकिन मैं स्टैक का मतलब यहाँ पे केवल इतना सा है कि जो लेयर्स है वो किस तरह से रेंज है, पहला कौन सा पार्ट आएगा, उसके बाद कौन सा पार्ट है, उसके ऊपर कौन सा पार्ट आएगा, या उसके ऊपर कौन सा पार्ट आएगा। इसलिए ऐसा वर्ड यूज किया गया है कि यहाँ पे स्टैक हम यूज कर रहे हैं। ओके सर, ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास थिंग एंड डिवाइसेस वाला पार्ट है, थिंग एंड डिवाइसेस उसको हम बात कर रहे हैं, जिसको हम सेंसर्स या हार्डवेयर या फर्मवेयर के रूप में हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने सेंसर्स की बात की थी, जैसे आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट के अंदर देखे थे कि हम यहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर या ह्यूमिडिटी सेंसर्स को यूज कर रहे थे। वो हमारे पास थिंग्स एंड डिवाइसेस का पार्ट है। तो यहाँ से डेटा है जो एक्सटर्नली एनवायरनमेंट का डेटा है, अगर मैं इफ आई एम यूजिंग ए टेम्परेचर सेंसर, तो फिजिकली डेटा को एक्सेस करेगा और फिर उसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, क्योंकि हमने वहाँ पे एक सेंसर को यूज किया जो कि एक ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क कर रहा है। और फाइनली फिर उस डेटा को एक्सेस किया जाएगा और फिर हार्डवेयर के थ्रू उसको प्रोसेस कराया जाएगा। तो स्टैक डिवाइसेस एंड थिंग की जब बात करेंगे तो वी आर यूजिंग द
some hardware as well as some transducer in the form of sensor, and it is utilized to access the data from the external environment or physical environment, और वहां से उस डेटा को लिया जा रहा है और उसको फिर प्रोसेस करने के लिए भेजा जा रहा है। तो इस सेगमेंट्स के अंदर हम यूज कर रहे हैं, इस सेगमेंट के अंदर हम यूज करेंगे किस तरह से डेटा को एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए हमने अभी तो यहाँ पे यूज किया था आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई, इनको हम यूज कर, क्योंकि जो सिलेबस है उसके अंदर आपके पास आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे many chipset and platform to choose from the becoming more and more vertical integrated with the software stacks। तो यहाँ हमने ये एक तरह से हमारे पास एक हार्डवेयर का साइन है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि वी आर यूजिंग सम प्रोसेसिंग और हार्डवेयर बेस्ड एप्लीकेशन और डिवाइसेस, जो डेटा जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे से आ रहा है, सेंसर के थ्रू आ रहा है, उसको वो इसको एक्सेस कर रहा है और एक्सेस करने के बाद उसको वो ट्रांसफर कर रहा है। तो ये हमारे पास जो पार्ट आया, इसका पार्ट का केवल और केवल ये मतलब है, अगर हम इसके फोर्थ लेयर की बात करें कि अगर हमको कोई आर्किटेक्चर बनाना है IoT बेस्ड एप्लीकेशन के लिए, तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना होता है कि कौन सा सेंसर ले रहे हैं उस एप्लीकेशन के लिए, और उसके लिए कौन सा हार्डवेयर हम यूज करेंगे, फ्रेमवेयर यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रॉम द RTU सिलेबस वी हैव द टू टाइप ऑफ हार्डवेयर, वन विच इज द आर्डिनो और सेकंड इज रास्पबेरी पाई, और फ्रॉम दैट वी कैन गेट द डेटा फ्रॉम द सेंसर, एंड उसको उस डेटा को हम यूज करेंगे। और जो भी हमारे को एप्लीकेशन दे रखी है, सपोज वी हैव द एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई और टू डिटेक्ट द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, तो हम एक टेम्परेचर सेंसर को उसके साथ माउंट करेंगे उस हार्डवेयर के साथ, जैसे टेम्परेचर की जो कंटिन्यूसली वैल्यू है उसको वो एक्सेस करेगा। एक्सेस करने के बाद वो उसको अपने ऊपर वाली लेयर जो कि एक एज लेयर है उसके ऊपर वो उस डेटा को बताएगा। तो वो बताने के लिए एज लेयर हमने बात की थी कि जब एज लेयर की बात की जाती है यानी सेकंड लेयर की बात की जाती है, वो ये इंडिकेट कर रही है कि जो डेटा हमको यहाँ से मिला है, डिवाइस से मिला है, सेंसर से मिला है, उस डेटा को किस तरीके से मेरे को पास ऑन करना है। तो फिर उसको वो पास करेगा। पास करने के लिए कौन सा गेटवे यूज किया जाएगा, कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करेंगे, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एज सेक्शन। क्लियर है? तो यहाँ हम एज सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सेकंड लेयर हो गया कि एज सेक्शन को यूज कर। हाँ सर, आपने जब एज के बारे में बात किया था तो आपने एज कंप्यूटिंग का बारे में बात किया था। बट सर एज कंप्यूटिंग तो सर ये क्लाउड कंप्यूटिंग का टाइप होता है ना, जो कि डेटा को स्टोर करता है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में, राइट? यस यस। तो सर फिर आपने यहाँ पे फिर कैसे बता दिया कि ये डेटा को पास ऑन करता है? देखिए, एज कंप्यूटिंग या फ्लो कंप्यूटिंग मैंने अभी बताया था कि हम इस जो हमारा जो ये लेयर है, डायग्राम है, एक बार वापस आ जाता हूँ मैं उस पर। ये हमने बात की थी कि जब हम आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो हम इन 4 सेक्शंस की बात करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने फिजिकल डिवाइस और थिंग की बात की ली, कनेक्टिविटी की बात की, और फिर आपके पॉइंट पर आ जाता हूँ जिसमें आपने पूछा है, डाउट शो किया है कि एज का मतलब क्या है, जिसको मैं बोलता हूँ एज कंप्यूटिंग या फुल कंप्यूटिंग। ये क्या है, नीड टू कनेक्ट द डेटा फ्लो इनटू ए इंफॉर्मेशन, कि यहाँ से जो हमको, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेज है वो हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग की है, जहां पर हम 2-3 चीजें करेंगे, डेटा एक्यूमुलेशन करेंगे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन करेंगे। तो एज कंप्यूटिंग ये देखेगा कि जो डेटा मेरे को थिंग या हार्डवेयर से मिल रहा है, फर्मवेयर से मिल रहा है, जो हम सेंसर से जो डेटा ले रहे हैं उसको किस तरह से मेरे को पहुंचाना है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, या मैं बोल सकता हूँ डेटा एब्स्ट्रैक्शन के लिए या डेटा एक्यूमुलेशन के लिए। यानी कि मेरे को अगर इफ आई वांट टू जस्ट स्टोर द डेटा विच इज आई एम गेटिंग फ्रॉम द थिंग और हार्डवेयर, या मैं बोलूँ कि जो भी हमारे पास हार्डवेयर से जो डेटा मिला था उसको मेरे को केवल और केवल स्टोर करना है। क्योंकि आपने अभी जैसे क्वेश्चन पुट अप किया कि किस तरह से कंप्यूटिंग हो रही है या एज कंप्यूटिंग क्यों बोला जाता है, ये तो क्लाउड का पॉइंट है। तो देखिए, हमने यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग कराने के लिए उस डेटा को लिया है और फिर उसको प्रोसेस करवा रहे हैं। तो एज कंप्यूटिंग और फोग कंप्यूटिंग केवल और केवल ये गेटवे को प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम ये चेकआउट कर सकते हैं कि किस अमाउंट में किस तरह से डेटा को नेक्स्ट स्टेज के ऊपर भेजे, जहां पे या तो मैं इसको स्टोर करूंगा, जब मेरे को इसकी जरूरत होगी तो मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। हेलो हेलो। यस सर, यस सर। देखिए, आपने क्योंकि जो IoT बेस्ड एप्लीकेशन है उसके अंदर हम क्योंकि हम इसमें सर्वर या क्लाउड सर्विस
को यूज करते हैं, क्लाउड सर्वर को यूज करते हैं, तो हमको डेटा रेगुलर पास ऑन कराना होगा। यहाँ पे कंप्यूटिंग की जो आपने क्वेश्चन किया, वो तो यहाँ पे हमने थिंग और डिवाइसेस के अंदर देख लिया कि जो डेटा आया वो ठीक है, किस तरह से किस कंडीशन में मिला वो ठीक है। अब मैं उस डेटा को पास ऑन करना चाहता हूँ डेटा प्रोसेसिंग के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज भी किए थे जब मैंने एज या फॉग कंप्यूटिंग बताया था कि मैं या तो डेटा को स्टोर कर रहा हूँ और स्टोर करने के बाद अगर मेरे को जरूरत पड़ती है किसी दूसरे सब्सक्राइबर को जरूरत पड़ती है उस डेटा को, तो उस डेटा को वो एक्सेस कर सकता है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एज कंप्यूटिंग एज वेल एज फॉग कंप्यूटिंग, कि हाउ मच डेटा वी नीड टू प्रोसेस द डेटा टूवर्ड्स द डेटा प्रोसेसिंग या डेटा एक्यूमुलेशन या डेटा एब्स्ट्रैक्शन, कि हमको वो कितना डेटा लेना होगा, कैसे लेना होगा, उसका गेटवे क्या होगा, कैसे भेजा जाएगा, उसकी पैकेजिंग कैसे होगी, उसका पैकेट साइज क्या होगा, ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है वो एज की, यानी कि जस्ट लाइक एन मॉनिटर, वो देख रहा है कि कितने स्टूडेंट्स जाएंगे, कैसे जाएंगे, किस तरह से बैठेंगे, सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा। अगर ये सारी चीजों को देखा जा रहा है तो इसका मतलब है हम एज कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं या फॉग कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। आपने जो बोला वो भी ठीक है कि हम इसको, क्योंकि जो IoT बेस्ड एप्लीकेशन है वो ऐसा नहीं है कि केवल एक छोटे से एरिया के थ्रू एक्सेस की जाए, उसको रिमोटली भी एक्सेस किया जा सकता है। रिमोटली एक्सेस होना ही भी चाहिए, क्योंकि तभी वो IoT माना जाएगा कि वहां पे हमने क्लाउड सर्विसेज को यूज किया है। तो क्लाउड सर्विसेज के लिए हमको क्या यूज करना होगा, डेटा को स्टोर कराना होगा, क्योंकि ये डेटा कभी फर्दर किसी दूसरे सब्सक्राइबर या मेरे को कभी बाद में जरूरत हो तो वो मेरे को मिल सके। तो एज कंप्यूटिंग जो है वो केवल और केवल ये जस्टिफाई करता है कि किस तरह से डेटा को लिया जा रहा है फ्रॉम द हार्डवेयर और कैसे उसको स्टोर करा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने जो बात की, ये हमारे पास जो ऑरेंज कलर में देख रहे हैं ये हमारे पास डिवाइस गेटवे या हब है जो हम यूज कर रहे हैं, डिवाइस मैनेजमेंट है। तो यहाँ केवल और केवल इन चीजों के ऊपर टारगेट किया जाता है या इन चीजों की बात की जाती है कि किस तरह से जो डेटा हमको मिला है फ्रॉम द सेंसर, फ्रॉम द हार्डवेयर, उसको किस तरह से प्रोसेस कराया जाएगा, क्या टोपोलॉजी रखी जाएगी, कौन सा पैकेज, मतलब अभी मैंने जो बात भी की थी कि पैकेट साइज किस तरह से रखेगा, कितना बिट का डेटा ट्रांसफर किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, नोट की स्पेशलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हम देखें कि charter is to establish and maintain the secure, robust and the fault tolerant connection between the cloud and the edge devices in order to collect, aggregate device data and manage the devices. ठीक है, so this is the finally points which is used to describe the mechanism of the edge computing. Yeah, we can say that the fog computing, both terms will be used to defining the edge process. फाइनली हम केवल और केवल ये है कि जो भी डेटा हमको मिला है वो सिक्योर हो, यानी कि कोई इस चीज को कोई अदर अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस नहीं कर पाए, और उसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। और जो इसका एडवांटेज है या मैं ऐसे बोलूँ कि इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो यही है कि जो भी डेटा हमको मिल रहा है उसको कलेक्ट करना है, एग्रीगेट करना है, यानी कि उसको एक्यूमुलेट करना है, और एक्यूमुलेट करने के बाद जब भी हम इसको आगे की जरूरत होगी इस डेटा को हम यूज करेंगे एक्यूमुलेशन की फॉर्म में या हम डेटा एब्स्ट्रक्शन की फॉर्म में। जब मैं एब्स्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ इसका मतलब है कि बहुत सारे स्टूडेंट में से केवल एक स्टूडेंट को पिक कर लिया, इसका मतलब मैंने एब्स्ट्रैक्ट किया है या बताया है कि केवल एक स्टूडेंट से मेरे को काम है। तो यहाँ पे जो हमारे पास डेटा स्टोर्ड था, ठीक है, उसमें से किसी एक इंफॉर्मेशन को हमको ग्रैब करना था, तो वो कहलाएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। देखिए ये हमारे पास जो कैपेबिलिटीज की बात कर रहे हैं कि भाई जो एज हम यूज कर रहे हैं उस या एज कंप्यूटिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका फंक्शन क्या है। तो अभी जब हम आर्किटेक्चर की भी बात कर रहे थे तो इसके कुछ पॉइंट्स थे जो हमको बार बार में यूज करने पड़ते हैं कि भाई इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहला तो यही है कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कनेक्टिविटी के लिए किस तरह से इनको कनेक्ट किया गया है उनके बीच में, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि डेटा को प्रोसेस करा रहे हैं तो कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, ठीक है। कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के बाद जब डेटा को पास ऑन किया जा रहा है तो किस रूट से जाएगा, कैसे जाएगा, राउटिंग की बात की जाएगी। जो राउटिंग है उसके अंदर हम डिस्कस भी करते हैं कि कितने बिट का पैकेट बनेगा, ठीक है। फिर एग्रीगेशन की बात की जा रही है, यानी कि उसको किस तरह से स्टोर किया जाएगा, ठीक है। फिर उसका जैसे सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट क्या होगा, कंट्रोल कैसे होगा, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, तो इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं
और फिर जैसे जो उसको एड्रेसाइज किया जा रहा है तो उसको किस तरह से फास्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, तो वो भी इस चीज के अंदर देखा जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेफरेंस कैपेबिलिटी फॉर ए गेटवे है उसकी जो स्पेशलिटी है वो है इनेबल करना, स्केलेबल बनाना, रियल टाइम पे काम करना, हाई परफॉर्मेंस एंड इंटर ऑपरेबल डेटा एंड डिवाइस मैनेजमेंट बनाना। कई बार ये टर्म आ रही है इंटर ऑपरेबल, इसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ डिवाइसेस से खुद ही आपस में डिस्कस करके उसको रिजोल्व कर सकता है। तो ये स्पेशलिटी हम IoT डिवाइसेस के अंदर हम यूज करते हैं कि कई बार कुछ डेटा इंफॉर्मेशन को या डेटा को एक्सचेंज करना है तो ऑटोमेटिकली हम इस तरीके की उसके अंदर कैपेबिलिटी रखें जिससे कि वो डेटा को या इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज कर पाए, बार बार में उसको डिसीजन डिवाइसेस के लिए डिपेंडेंट ना हो। तो ये भी चीजें हम इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, ये 2-3 वर्ड हम यूज करते हैं बार बार के अंदर, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, और एक आता था पब्लिश एंड सब्सक्राइबर। ये हमारे पास प्रोटोकॉल्स के रूप में हम यूज कर रहे थे। आप लोगों को फर्स्ट यूनिट के अंदर याद भी होगा कि जब हमने बात की थी कम्युनिकेशन मॉडल की, तो कम्युनिकेशन मॉडल के अंदर हमने रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड पब्लिश एंड सब्सक्राइबर वर्ड यूज किया था। 2 अलग अलग मेथोलॉजी थी। दोबारा मैं इसको रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ और कोई स्टूडेंट आता है तो और वो परमिशन मांगता है और मैं उसको रिस्पांस बोलता हूँ कि उसको अलाउ कर देता हूँ, तो ये कहलाता था हमारे पास रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। स्टूडेंट आया, उसने रिक्वेस्ट दी, रिक्वेस्ट को मैंने एक्नॉलेज किया और उसको रिस्पांस दिया और वापस वो अपनी क्लास में आकर बैठ गया। तो दैट इज कॉल्ड द रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। और दूसरा है पब्लिश एंड सब्सक्राइबर, जिसको मैंने एक बार बताया भी था कि मैंने तो ये बता दिया है या मैंने आप लोगों को बोल दिया कि जो मेरी क्लास है वो इतने बजे होगी, तो मैंने आप लोगों को मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू एक बता दिया है कि मेरी क्लास विल बी हेल्ड ऑन 10:20 to 11:10, और ये मैंने पब्लिश कर दिया है, ठीक है, यानी आपको बता दिया। अब मैं बार बार मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, और आज जिन जिनको ऐड होना है वो उसको क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जाके जूम पे जा रहे हैं और मेरी इस एप्लीकेशन को या जो भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म किया उसको आप सब्सक्राइब कर रहे हो उस सर्विसेज को। तो यहाँ जो हम यूज करते हैं पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर, तो पब्लिशर का जो ये है वो एक मीडिएट, जो हम ब्रोकर, पब्लिशर और सब्सक्राइबर 2 वर्ड यूज, तीन टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, और वो ही सबसे ज्यादा यूज की जाती है। कि जो पब्लिशर है उसने बता दिया, ब्रोकर उसको स्प्रेड कर रहा है, और जो सब्सक्राइबर है उनको अगर वो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है तो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। देखिए, तो ये हमारे पास डिवाइस एंड डिवाइस गेटवे, ठीक है। स्प्रॉल इज गोइंग टू बी ए चैलेंज, मतलब बढ़ा रहे हैं इसको, किस किस तरीके से देखते हैं। तो सबसे ज्यादा हम अभी जो जर्नल हमारे पास देखेंगे, तो एक तो हम यूज करते हैं जिगबी, एक ब्लूटूथ और एक MQTT सर्वर को हम यूज करते हैं, जो पब्लिश एंड सब्सक्राइबर पर वर्क करता है। जो आगे की क्लासेस होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम मैसेज क्यूइंग, टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट को यूज कर रहे हैं, इस सर्वर को यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ हमारे पास ये तरीके हैं जिनके थ्रू हम एज प्रोसेस को अप्लाई कर रहे हैं, और इनको यूज करते हुए हम टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे क्लाउड। ये यानी कि अगर हमको कोई सर्विस चाहिए तो इनको हम यूज करते हुए दूसरी डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास इस तरह का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उसको भी मैं आपको लाइव बता दूंगा जब भी क्लास चलेगी। तो एक मेडिकल इक्विपमेंट है, उसमें हम किस तरह से उस डेटा को, यानी कि जो लंग्स का साउंड आ रहा है उसको किस तरह से एक्सेस कर रहे हैं, उस साउंड को हम किस तरह से स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने के बाद हम उसको किस तरह से क्लाउड के ऊपर भेज रहे हैं। तो दूसरा जो नियर बाई डॉक्टर है या जो रिमोटली है डॉक्टर, वो अगर साउंड को एक्सेस करना चाहता है तो वो किस तरह से उस ऐप को यूज करेगा। तो यहाँ हमने किस तरह से उसको भेजा, तो उसके लिए हमने कौन कौन सा कंपोनेंट यूज किया है। तो हमने यहाँ पे अभी तक तो ब्लूटूथ यूज किया है कि उस हार्डवेयर के या स्टेथोस्कोप के साथ हमने उस हार्डवेयर को कनेक्ट कर दिया, और हार्डवेयर के साथ एक ब्लूटूथ को कनेक्ट कर दिया, ब्लूटूथ से मोबाइल पे आ गया, मोबाइल से हमने उसको दूसरी जगह भेज दिया। तो दिस इज द वे, ये ट्रेडिशनल मेथोलॉजी है। लेकिन अगर हम MQTT की बात कर रहे हैं, या हम जो ब्लूटूथ और जिगबी है वो हमारे पास ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है। राइट नाउ वी आर यूजिंग द MQTT, और जो आपके सिलेबस में है वो अभी MQTT ही है। जो आगे हम इसके 1 by 1 जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किन किन जो गेटवे टेक्नोलॉजी है उनको हम यूज करते हुए इन सब चीजों को देख रहे हैं। उसके बाद हमारे पास डेटा मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस की बात आती है। हाँ जी
सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो हब और गेटवे हम लोग यूज करते हैं, ये वही हब और गेटवेज है ना जो हम कॉलेज में यूज करते हैं यस यस वगैरह यस। केबल से? हाँ, लेकिन देखिए ये यहाँ हम जो यूज करेंगे वो उस तरीके से रखेंगे कि जो लो पावर पे वर्क कर पाए, ठीक है। तो यहाँ हम जैसे हम इनकी, क्योंकि जो हमने पिछली क्लासेस की बात की थी ना, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ आईओटी, तो हमको इस तरीके के, क्योंकि हमको इस तरीके के सिस्टम्स को अप्लाई करना होगा जो जो लो वोल्टेज और लो पावर पे वर्क कर रहे हो, ठीक है। मतलब उनको लिए मेमोरी का इशू था, एक साइज का इशू था और एक पावर का इशू था। हाँ। अगर आपने इन चीजों को या इन कंस्टेंट्स को फॉलो किया है और फिर उसके बाद आपने कोई एप्लीकेशन के लिए आपने गेटवे और हब यूज किए हैं, तो दीज आर ओके फॉर योर आईओटी बेस्ड सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो हम, जैसे आप कॉलेजेस वगैरह की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे है तो सेम मैकेनिज्म है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम टेक्नोलॉजी है, बट यहाँ पे ये देखना होगा कि जो पावर का इशू है, क्योंकि जब हम रिमोटली हम इन सब चीजों को यूज करेंगे तो पावर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, बैटरी बैकअप चाहिए होगा इन सब चीजों के लिए। हाँ। तो इन सब बाकी कॉन्सेप्चुअल अगर आप देखेंगे तो ऑल आर सेम थिंग। अच्छा ठीक है सर, समझ गया। इसके अच्छा बाद सर, एक चीज और पूछनी थी जी सर। ये जो स्टैक मैकेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं, इसमें पहले हम हार्डवेयर इंप्लीमेंट करेंगे, हार्डवेयर फर्मवेयर हाँ इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे ना? जी जी, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया ये है कि अगर हम कभी भी किसी भी हार्डवेयर की बात करेंगे और किसी आईओटी सिस्टम के लिए, तो वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अब मैंने एक पॉइंट भी बात की थी कि अगर मैं किसी भी रेफरेंस आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास एक आईओटी बेस्ड आईओटी सिस्टम के लिए एक रेफरेंस आर्किटेक्चर है। और यहाँ ये बताया जाता है, या इससे हमको ये पता चलता है कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो यहाँ स्टार्ट की जब बात की जाएगी, तो वी कैन सी दैट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी आईओटी बेस्ड सिस्टम इज थिंक एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मेरे को बोला जाता है कि सर एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करो कि बड़ी चौपड़ का जो टेम्परेचर है वो एज इट इज हमारे मोबाइल पर अपडेट होता रहे और हमको कुकस में पता चलता रहे, तो ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले वहाँ पे एक हार्ड सेंसर लगाना होगा, ठीक है। उस सेंसर को मेरे को किसी आर्डिनो के साथ, या मैं बोल सकता हूँ रेस्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करना होगा। उस रेस्पबेरी पाई को फिर एक एज प्रोसेसिंग, यानी कि उसको एक किसी वाईफाई मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है। उस वाईफाई जब मॉड्यूल पे होगा, तो अब वो फिर मेरे उस डेटा को वो स्टोर करेगा कि कितनी देर के अंदर मेरे को बार बार में उसको बताना उस टेम्परेचर को। और उसके बाद मैं, अगर मेरा मोबाइल हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो मेरे को एक एप्लीकेशन यूज करनी होगी, एक ऐप यूज करनी होगी, जो मेरे को कंटिन्यूअसली या जो भी टाइम स्लॉट मैंने यूज करा वो मेरे को अपडेट करती रहेगी या नोटिफिकेशन भेजती रहेगी। तो यहाँ सबसे पहले है आपको काम करना है हार्डवेयर के ऊपर, फर्मवेयर के ऊपर और सेंसर के ऊपर। उसके बाद किस तरह से उस डेटा को भेजना है, ये बात करोगे आप एज के लिए। उसके बाद आप बात करोगे कि उस डेटा को मेरे को स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद स्टोर करना है या एब्स्ट्रैक्ट करना है, वो चीज होगी। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसके लिए कौन सी एपीआई मैं यूज करूंगा। तो ये हमारे पास ये 4 सेगमेंट हम यूज करेंगे इन सब। तो सर इसकी जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी होगी वो भी स्टैक फॉर्मेट में ही होगी ना, जैसा ये आर्किटेक्चर डिजाइन किया हुआ है? हाँ, वो आप वही तो, मतलब ये आप देखेंगे कि जैसे कई जगह होता है कि हमको कंटिन्यूअसली डेटा चाहिए, कई जगह होता है कि नहीं मैं तो हर 10 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर डेटा लूंगा। तो वो स्टैक पे आता रहेगा और वहां पे से जैसे उसको पता चलेगा कि ये डेटा मेरे को फैच करना है, उसको फैच कर लिया जाएगा। हेलो, समझ गया जी, थैंक यू। So the next step is data management and intelligence. अब जैसे वर्ड यूज कर लिया इंटेलिजेंस, इसका मतलब हम स्मार्ट सिस्टम पे बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो नीडेड है उसको ऑटोमेशन के अंदर लेकर आ रहे हैं, कि हमने कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ कोडिंग, कुछ प्रोग्रामिंग इस तरह से कर रखी है कि जहाँ से हमको जो डेटा लेना है वो ही लिया जाए। तो यहाँ ये जो पार्ट कहलाएगा वो हमारे पास डेटा मैनेजमेंट इंटेलिजेंस का होगा। इसके अंदर आप देखें कि कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द डेटा मैनेजमेंट एंड इंटेलिजेंस, ठीक है, कि किस तरह से उसको रियल टाइम पर हम उसको प्रोसेस करा रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कैसे कर रहे हैं। उसके लिए प्रोटोकॉल्स, हम डेटा प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज कर रहे हैं, जो हमने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा था। फिर उसके अंदर से अगर हम बिग डेटा सॉल्यूशन, कनेक्टिविटी का मतलब है कि हम बहुत सारा डेटा अगर हमारे पास है उसमें से किस तरह से उसको ग्रैब किया जा रहा है, उसमें से डेटा कैसे फैच किया जा रहा है, वो हो गया। पैटर्न किस तरह से रखा है, जिसको अब उसके अंदर से बहुत सारा डेटा है तो उसको किस तरह से जल्दी फैच करने का जो प्रोसेस होगा वो कैसे होगा। फिर उसके बाद प्रिडिक्टिव एनालिसिस, जो आप अगर हम बात करें तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट हो गया कि प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर दिया, ठीक है, कि या डेटा साइंस का पार्ट हो गया,
जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि अगर हमको लगता है कि डेली इस तरह का टेम्परेचर आ रहा है, अगर मैंने एक बार टेम्परेचर के लिए, तो जो प्रिडिक्शंस क्या हो सकती है कि जनरली हमारे पास मान के चलते हैं कि इसके हिसाब से ये टेम्परेचर चल रहा होगा। तो ये हमारे पास इन 3-4 चीजों की हम बात कर रहे हैं अभी। डेटा कलेक्शन, स्टोरेज, एनालिसिस ऑफ सेंसर डेटा, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा मैनेजमेंट। रन रूल्स ऑन डेटा स्ट्रीम, ट्रिगर अलर्ट, यानी कि ट्रिगरिंग का मतलब होता है नोटिफिकेशन। अगर हमको लगता है कि नहीं टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो इस कंडीशन में हमारे साथ ये दिक्कत आ सकती है, तो यहाँ पर हमने कंडीशन ले दी कि अगर इस थ्रेशोल्ड के ऊपर का अगर टेम्परेचर आ रहा है तो वी गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम सिस्टम। यानी कि मैंने बोला कि अगर जैसे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो मेरे को हैंड टू हैंड उसका एक नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने ट्रिगर अलर्ट कर रखा है, एक अलर्ट नोटिफिकेशन हमको मिल रहा है। एडवांस एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग को यूटिलाइज कर रहे हैं कि हमने मान लिया कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो किस तरह से हम प्रिडिक्शंस ला सकते हैं। तो यहाँ पे मशीन लर्निंग को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसको प्रिडिक्टिव एनालिसिस के रूप में हम यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास एक है एक्सपोज एचटीटीपी या रेस्ट। तो हम अभी जो हमारी जो क्लासेस होगी उसके अंदर हम डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से रेस्ट को यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते थे सेकंड यूनिट के अंदर जो कम्युनिकेशन एपीआई थी, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर आर्किटेक्चर, और उनको यूज करते हुए हम किस तरह से डेटा को मैनेज कर रहे हैं। और उसके बाद हम किस तरह से एपीआई को, तो मैं अभी टाइम हो चुका है तो जो हम आगे की क्लासेस हैं उसके अंदर दोबारा हम इसको डिस्कस कर लेंगे, स्टैक ऑफ द आर्किटेक्चर इन आईओटी। एंड उसके बाद 1 बाय 1 को हमें, मेरे पास कुछ पॉइंट्स है और हैं जिनको हम देखेंगे। और हो सकता है अभी एक बार मैं सर से बात कर लेता हूं तो आप लोगों की लैब का और